मेरे भावी शिक्षक साथियों तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग भौतिकी से नॉन स्टॉप 100+ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और ये 2 वीडियो रहेगा और 225 क्वेश्चनों को ख़त्म करने वाले हैं। एकदम समझिए छठा से लेकर के 7वां से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बातों को इसमें निचोड़ है, मतलब ओके, समझ रहे हैं बात को। आइए तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो देखिए, धूप वाले दिन तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि सौर सेल पर चलने वाला है। बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों वाले दिन, तो देखिए बादल वाले दिन, जब बादल रहेगा तो धूप नहीं रहेगा, तो आप गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल ऊष्मा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी हैले है जैव मात्रा, या जैविक कहिए या जैव कहिए, ठीक ना। मतलब समझ रहे ना, मतलब जिसमें जान था वो मर गया सड़ गया। ओके, तो लकड़ी भी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा कोयला। तो आपका जो नाभिकीय ऊर्जा है न्यूक्लियस एनर्जी, ये आपका नहीं है। ये तो नाभिक के टूटने से या जुटने से क्या होता है, जो ऊर्जा इंक्रीज होता है वही ऊर्जा आपका नाभिकीय ऊर्जा होता है। कोई भी परमाणु होता है उसका जो नाभिक टूटता है तो ऊर्जा, जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। अब आपको पता होगा कि सूर्य से जो ऊर्जा निकल रहा है वो नाभिकीय संलयन से, जो बम उड़ता है तो वो विखंडन से भी, और जैसे परमाणु बम विखंडन से, नाभिकीय विखंडन, नाभिक का विखंडन होता है, और हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित रहता है। तो ये आपको पता होगा तो बड़ी बात अच्छा है, ठीक ना। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा के स्रोत का उदाहरण नहीं है। बाकी लकड़ी, कोयला, गोबर गैस, ये सब जैव मात्रा का क्या है, स्रोत है। ओके, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, जितने भी ऊर्जा का स्रोत है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो लकड़ी हो, है ना, ये सब ऊर्जा लाते हैं, उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। सौर ऊर्जा तो देखिए भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और फिर जैव मात्रा। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा, फिर न्यूक्लियस एनर्जी, इसमें कोई सूर्य का भागीदारी नहीं है। लेकिन भूमि का ताप, सूर्य उगेगा तब ना भूमि गर्म होगा तो वो अंदर का जो गर्मी होगा उसको क्या किया जाएगा, ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा। पवन ऊर्जा भी जैव मात्रा, ठीक ना। ये सब क्या है, आपका सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न है, मतलब उससे उत्पन्न है, लेकिन आपका नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। अगर खाली प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम होगा खाली। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। मान लीजिए कि यही वायर है, मान लीजिए, ठीक ना, तो इसे जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसे ज़्यादा धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, कम हो रहा है, अर्थात इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक ना। तो कितना है इसको हम मापेंगे ओम में। ओम का सिंबल आपका कुछ इस प्रकार से होता है, वो वाला ओम नहीं, साईं बाबा वाला ओम नहीं, ये वाला ओम नहीं, ठीक ना। ये ओम आपका है, ये इस तरह से करके, ये इस तरह से रहता है ओम, ये ओम का सिंबल होता है, ठीक ना। तब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा ओम मीटर होगा। खाली प्रतिरोध का कहे, रेसिस्टेंस का कहे या प्रतिघात भी कहेगा तो बात बराबर है, ओम हो जाएगा। प्रतिघात कहिए, प्रतिरोध कहिए, ठीक, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है। आइए तो क्या प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। ओके, अब ओम न दे करके इसका क्या करेगा, इस तरह से सिंबल दे देगा, तो घबराइएगा मत। ओके, चलिए विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या है। देखिए विद्युत ऊर्जा जो बिजली है ना जी, हर इंस्ट्रूमेंट बिजली पर चल रहा है ना, तो वो जो एनर्जी है उसको क्या चीज में मापा जाता है, तब विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है आपका, गलती, विद्युत ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है ये जूल है। क्या है, जूल। ओके, या 1 जूल बराबर वाट प्रति सेकंड। अगर यहाँ वाट प्रति सेकंड रहता तो ये भी हो जाता, ठीक ना। खाली विद्युत शक्ति का मात्रा, विद्युत शक्ति यहाँ कर देता तो वाट हो जाता, अब यहाँ प्रति सेकंड कर देता तो हो जाता ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो इसलिए हमारा क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, जो पूरे विश्व में इसी मात्रक का व्यवहार किया जाता है विद्युत ऊर्जा को मापने में। ओके, विद्युत शक्ति का मात्रक तो यहाँ पे दिए दिया, क्या हो जाएगा आपका, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट। उपयुक्त
उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, उपभुक्त है, उपयुक्त नहीं है। तो किलोवाट आवर में, किलोवाट घंटा ये कहिए या आवर कहिए, बात बराबर है, ठीक ना। किलो KWH किलोवाट घंटा या आवर कहिए, बात क्या है, इक्वल है। उपभुक्त मतलब कि बड़े मात्रक, बड़ा मतलब ज़्यादा मापने के लिए, छोटा मात्रक तो हो गया आपका जूल, ठीक ना, लेकिन बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा हो जाता है। ओके, जूल का ऐसा ही, जूल का मान होता है, मतलब जूल का मान कितना होता है, तो अभी तो बताए हैं ना, ये 1 जूल बराबर 1 वाट प्रति सेकंड कहिए या ये वोल्ट कुलाम हो जाएगा, वोल्ट कुलाम, वोल्ट कुलाम या वोल्ट गुने कुलाम कहिए, बात क्या है, बराबर है, ठीक ना। वोल्ट में कुलाम से जब गुना करते हैं, कुलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसे रगड़ेंगे तो आवेशित हो जाता है ना, तो कितना आवेशित है उसको हम मापे, कितना आवेश आ गया या चला गया उसको कुलाम में हम मापते हैं। ओके, अब विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ओके, आंद्रे मेरी एम्पियर का संबंध किस देश से है, ये जो आंद्रे मेरी एम्पियर जो थे ये किन देश से थे, ये तो फ्रांस से थे, ठीक ना। और एम्पियर आपको पता है किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। आगे देखेंगे, 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समय आवेश के तुल्य होता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आवेश मिलेगा तो 1 कूलम आवेश बनेगा 6.25, याद रखिएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18, इतना आपका इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा, 1 कूलम आवेश बनेगा। इतना इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 कूलम आवेश बनेगा। कोई दो चीज़ को रगड़ रहे हैं, उस पर एक दूसरे से रगड़ से एक दूसरे पर अगर जो इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है तो उसको कूलम मापेंगे। 1 कूलम में 6.25 गुना 10 के पावर 18। आइए देखते हैं इसके ऑप्शनों को किस में है, ये है ना, ऑप्शन में 6.25 गुना 10 के पावर 18 न दे करके -18 दे दे, देखिए प्लस होना चाहिए था, ठीक ना, ये 10 के पावर 18 होना चाहिए, तब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बाकी तो सब अलग अलग थलग है, ये सूटेबल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया है गलती से मिस्टेक। ओके, याद रखिएगा आप 6.25 गुना 10 के पावर 18 याद रखिएगा। ओके, 1 कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। परिपथ में, परिपथ मतलब समझ रहे, तार, वायर, कोई भी तंबाकू का तार होता है ना, तो परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। मान लीजिए कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को मापने के लिए आप कौन सा यंत्र का प्रयोग कीजिएगा कि पता चल जाए कि हाँ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। बहुत अच्छा टेस्टर सटा के लोग देखता है ना, लेकिन टेस्टर से मान लीजिए कि टेस्टर से नहीं है तब क्या होगा, तो जानते हैं उपयोग किया जाता है तो एमीटर का, क्या चीज़ का, एमीटर का उपयोग करके आप पता कर सकते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। देखिए एमीटर और एम्पियर दोनों अलग चीज़ है। एमीटर मापता है क्या चीज़ में, एम्पियर में। जैसे एमीटर ये एगो उपकरण हुआ, मशीन हो गया, ठीक, और वो जो उसका जो मतलब पैमाना बताएगा वो काथी में बताएगा, एम्पियर में बताएगा कि हाँ भाई इतना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का वजन जो करते हैं, तो वजन क्या चीज़ में करते हैं, वजन किसी चीज़ से करते हैं। अरे कोई तुल्ला होता है ना, तुल्ला मतलब कि तरजुई बटखारा होता है ना, लेकिन कितना हुआ, 10 केजी हुआ, 5 केजी हुआ, ये उसका क्या हुआ, परिमाण हुआ। तब परिमाण को मापेंगे हम एम्पियर में, और काथी से मापेंगे तो एमीटर से, काथी में तब परिपथ, परिपथ मतलब तार। जैसे तार हो गया, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है क्या, ये तार आपको दिखाई दे रहा है, तब मान लीजिए कि ये में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, इसको हम मापेंगे काथी से, एमीटर से, काथी से, एमीटर से, कितना हो रहा है एम्पियर में। ओके, आई होप इतना बात समझ गए होंगे। जूल कुलाम, जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम, कुलाम नहीं है, जूल प्रति कुलाम किसके बराबर होता है, तो जूल को प्रति कुलाम जो होता है ना, ये आपका 1 वाट के बराबर होता है, सॉरी वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 V बराबर होता है 1 जूल प्रति कुलाम होता है। 1 जूल प्रति कुलाम, जूल भी मात्रक है, कुलाम भी मात्रक है। ओके, आवेश का मात्रक कुलाम है और ऊर्जा का मात्रक जूल है। ओके, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, विद्युत विभव का अभी जस्ट ऊपर चर्चा किए थे, वोल्ट है, क्या है, वोल्ट है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है। आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निम्न में से किसके बराबर होगा। टकरा गलवा के, ओके, तो अनंत आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मतलब मान लीजिए वहाँ से घिसिया के हमको लाना है, तो किया गया कार्य कितना होगा, W।
तो W बराबर क्यू भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू भी। जितना आवेश होगा और वो वोल्टेज, ठीक ना, क्यू भी हो जाएगा, विभवांतर गुने आवेश। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय का कारण क्या है? देखिए, अग्रिम मतलब कि आगे, पहले सूर्यास्त बाद में सूर्योदय, पहले सूर्योदय बाद में सूर्यास्त। विलंबित मतलब लेट से, अग्रिम माने पहले, ठीक ना। कारण क्या है? क्या कारण है तो बताइए, कारण क्या है? तो ये आपका है वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ये भी आपको पता होगा कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक ना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्या होता है? टिमटिमाते हुए, ट्विंकल है ना, ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? अग्रिम मतलब पहले सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त होता है। इसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों दिखाई देता है? आप भी देखे होंगे, सूर्य जब निकलता है तो पूरा लालिमा लिए हुए रहता है, डूबता भी है तो लालिमा लिए, मतलब सूर्योदय, सूर्य का उदय मतलब उगना, और सूर्यास्त, सूर्य का अस्त मतलब डूबना। ये दोनों जब होता है ये क्रिया, तो सूर्य रक्तताप एकदम मतलब लाल रक्त जैसा, ठीक ना, क्यों प्रतीत होता है? जानते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जरा मैं ये भी डाल दूं जोर कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का किसी कण पर पड़कर छितराने की जो घटना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कण है, आप प्रकाश इधर से आया, ठीक ना, आ करके पड़ करके ये जो छितरा जाएगा ना, ये जो चारों ओरी छितरा जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब छितराना। तो होता ये है कि आपको पता होगा कि सूर्य के प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। विबग्योर, विबग्योर 1 2 3 4 5 6 7। V से वायलेंट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, यानी बैजानी ह पी नाला। क्या होता है जी? वे जा नी ह पी ना ला, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा तरंगधर्ज लाल रंग का होता है और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। तो ये क्या, अब देखिए, तरंगधर्ज मतलब सिंपल समझिए, कोई मोटरसाइकिल 30 के स्पीड में चल रहा है, कोई 80 के स्पीड में चल रहा है, तो सिंपल समझिएगा कि 30 के स्पीड में बैगनी का चल रहा है और 80 के स्पीड में लाल का चल रहा है। तो ये क्या होगा, कौन पर पर्वो उर्वो करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, सबके दाम थोड़ी आगे निकल जाएगा कि नहीं। यही हमारे आंखों तक क्या होता है, पहुंच जाता है लाल रंग, बाकी वो सब उन्हें छिटा फिटा करके रह जाता है, उन्हें कौन पर पड़ करके छितराते होता है तो उन्हें खत्म, हमारे आंख तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन लाल रंग ये क्या होता है, सक्सेस हो जाता है। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? रक्तताप दिखाई देता है। होप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे। खतरे के निशान के लिए लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, काहे भाई? इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और इसका तरंगधर्ज भी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं फटाफट नॉन स्टॉप 100+। देख रहे हैं, वायुमंडल से अधिक ऊंचाई पर से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1000 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी तल से 1000 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब वायु, यानी वायु का परत है, हवा का परत है, उसके बाद खत्म, उसके बाद ही नहीं कुछ हो, मतलब पूरा निर्वात है। निर्वात यानी वैक्यूम है, वैक्यूम है, पूरा निर्वात है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे अगर चल जाओगे तो आप तैरिएगा। ओके, तो वहाँ जब है तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है तो वहाँ मतलब वायुमंडल नहीं है तो कण नहीं है, तो कण नहीं है तो मतलब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ भी रहा है, वहाँ पड़ भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। छितराने वाली बातें नहीं है, तो ना छितराएगा और ना कोई रंग बिखरेगा और ना हमको दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ओके, आइए देखते हैं इसका। तो कैसा दिखाई देगा? उसको काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। जहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पे काला आपको दिखाई देगा, वैक्यूम रहेगा, काला दिखाई देगा। किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप? कौन सा लेंस आपके लिए उपयुक्त होगा कि अच्छा से आपको क्या हो, डिक्शनरी पढ़ते वक्त डिक्शनरी में लिखे हुए लेटर आपको अच्छा से दिखाई दे? तो ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे। क्या करेंगे? उत्तल लेंस लेंगे।
5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे। फोकस दूरी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। और लेंस कौन होना चाहिए? उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक ना, उत्तल लेंस। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात यानी वैक्यूम जब होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात यूं कहूं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक तो 3 लाख किलोमीटर देख, एक अगर कहिएगा मतलब देखते ना सेकंड, 1 2 3 ऐसे चल रहा है ना, तो 1 सेकंड जब होता है तो प्रकाश कितना दूरी तय कर लेता है? 3 लाख क्या किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, कबो कबो मीटर देता है, जैसे देखिए मीटर दिया है लेकिन यहाँ 3 दे देगा तो भूलाइएगा मत, ठीक ना। किलोमीटर, किलोमीटर में कहा जाए 3 × 10⁸ किलोमीटर नहीं होगा, 8 रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड रहेगा, 5 रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। ओके, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में, ये मानक रूप में लिखा गया है, ठीक ना। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो तब क्या होगा? तो दोनों ही उत्तल होगा। क्या होगा? दोनों ही उत्तल होगा। कथी होगा जी? दोनों कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार के होता है, स्फेरिकल मिरर। एक अवतल होता है, क्या होता है जी? एक अवतल होता है यानी कॉनकेव, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव, अबे CONCAV, कॉनकेव। एगो होता है कॉन्वेक्स होता है, ठीक ना, यानी उत्तल होता है, एगो अवतल होता है। ओके, तो एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी, दोनों की फोकस दूरी प्लस के 20 सेंटीमीटर है। देखिए, तो उत्तल जो लेंस होता है ना, उसका फोकस दूरी f जो होता है वो प्लस में होता है। क्या चीज़ में होता है? प्लस में। अगर माइनस में रहेगा तो अवतल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये उत्तल हो गया, बस इस चीज़ से आप पहचान लीजिएगा इसको। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा एक बिंब, बिंब मतलब कि कोई वस्तु, ठीक ना, बिंब मतलब कोई वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो लेंस की जो फोकस दूरी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल का विषय है, इसे बनाया जा सकता है। ओके, देखिए, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये लेंस हो गया, क्या हो गया? ये लेंस है। ये कैसा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है। इस तरह से जो रहेगा तो कौन लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। ओके, तो ये जो उत्तल लेंस है तो ये इस तरह से, ये इसका क्या हो गया? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ बिंब यानी वस्तु रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर, और लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है, मान लीजिए कि यहाँ बन रहा है इसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर। देखिए, वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को हम V से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। तब कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी यानी F निकालने के लिए कह रहा है। अब भिन्न के घटाव आता होगा तब बढ़िया है। लेंस सूत्र क्या होता है? जरा इसे भी डिफाइन कर दे। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u माइनस 1/v, 1/u माइनस 1/v। ओके ओके, तो 1/v माइनस 1/u जो होता है 1/f बराबर, आप क्या कीजिएगा कि इसी पे पुट करके u और v के मान, हाँ ध्यान दीजिएगा, u का मान जो होगा माइनस में रखिएगा। क्या चीज़ में? क्योंकि देखिए ये यहाँ से इधर माइनस होता है, उधर प्लस होता है, ठीक ना। ये प्लस रहेगा, ये माइनस। आप निकाल करके बताइएगा 10 आपका आएगा कि नहीं आएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, समय की इन्वेस्ट हो जाएगा, तरीका बता दिया आपको। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? सिंपल सी है, क्षमता P बराबर होता है 1/f होता है। क्या होता है? P बराबर 1/f। किसी भी लेंस की क्षमता को उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापा जाता है। क्या चीज़ से मापा जाता है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तब P बराबर 1/f होता है, तो 1/f के जगह यह रख देंगे 25, ठीक ना। क्या चीज़ में है? सेंटीमीटर में, जबकि ये मीटर में होना चाहिए। क्या चीज़ में? मीटर में। तो इसको हम 100 से क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। 100 से क्या करेंगे हम? गुणा। तब 25 चौका 100, 4 यानी 4 हो जाएगा मीटर, नीचे है तो मीटर इनवर्स यानी 4 डाइऑप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 डाइऑप्टर की माइनस 4 डाइऑप्टर हो जाएगा। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? माइनस के 4 हो जाएगा। उत्तर रहता तो प्लस हो जाता। ओके, हम लोग किस प्रकार के माध्यम के आर पार देख सकते हैं? तो पारदर्शी, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होगा यानी पारदर्शी होगा तो उसको आर पार देख लेते हैं। अपारदर्शी जो होगा उसे आर पार नहीं देखेंगे। पारभासी के मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई नहीं देगा।
जैसे तेल लगा हुआ कागज, वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है कहलाती है, तो उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ये प्रदीप्त वस्तुएं जो होती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे जलता हुआ बल्ब, तो उससे प्रकाश निकल रहा है तब प्रदीप्त हो गया। सूर्य प्रदीप्त हो गया, चांद प्रदीप्त हो गया। नहीं, चांद प्रदीप्त नहीं है। चांद जो है वो आपका, उससे कोई प्रकाश निकलता नहीं है, वो क्या होता है? वो अप्रदीप्त है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ओके, कितने मिनट का वीडियो हो गया? चलो, वैसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती क्या कहलाती है? तो अपारदर्शी कहलाती है। ओके, आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रकाश को अवरोधक के किनारे से थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? तो विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ओके, आवृत्ति का ऐसे मात्रा क्या है? तो आवृत्ति का ऐसे मात्रा का आपका हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज, HZ है। ओके, हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है आवृत्ति का ऐसे मात्रक। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति और अपवर्तनांक गुणनफल होता है, ये दोनों का गुना करिएगा तो एक आएगा। क्या आएगा? एक। ओके, आवृत्ति और अपवर्तनांक को, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज है। इस स्रोत द्वारा पानी में तथा वायु में उत्पन्न ध्वनि की तरंग की आवृत्ति क्या होगी? इसमें तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो याद रखिएगा, तो वही होगी जो ध्वनि तरंग की, ध्वनि स्रोत की होगी, वही होगी जो ध्वनि स्रोत की होगी। ओके, आइए देखते हैं आगे। तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति न्यू, तरंग दैर्घ्य लैम्डा आवृत्ति न्यू वाले तरंग की चाल भी जिसकी संबंध में दी जाती है वह है क्या है? तो याद रखिएगा, v बराबर न्यू लैम्डा। v बराबर क्या होगा? न्यू लैम्डा। ओके, v बराबर क्या होगा? न्यू लैम्डा होगा। ओके, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तब उसकी क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा बदलती है। क्या होता है? उसका स्थितिज ऊर्जा बदल जाता है। ओके, उठा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगा। चलती हुई गाड़ी, मतलब किसी वस्तु में जो उसके स्थिर रहने के कारण जो ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण गतिज ऊर्जा, दोनों मिला दीजिएगा तब यांत्रिक ऊर्जा। चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति का ऊर्जा होगी, क्या होगा? तो चलते हुए गाड़ी में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगा? दोनों होगा। संपीड़ित कमानी द्वारा आधारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। आगे देखेंगे, गैस भरो जी है। पहाड़ पर रखे चट्टान में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? तो चट्टान पर चुपचाप रखा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा है, ढुलकेगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। जब किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तब वो नीचे गिरने के क्रम में उसकी ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होगा, क्योंकि अस्थिर था, अस्थिर से अब गिरने लगा तो गतिज ऊर्जा में हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब गुरुत्व बल क्या होगा? गुरुत्व बल का मान क्या होगा? गति ऊर्जा के विपरीत लगता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है ना? गति की विपरीत दिशा में नहीं लगेगा, ऊपर में फेंका जा रहा है। तो किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। जो पृथ्वी जितना बल लगाएगा उतना भार होगा। अगर ज़्यादा लगाएगा तो अब आपको कोई चीज़ मान लीजिए कि 2 kg का है या कोई 10 kg का है तो ज़्यादा भारी कौन लगेगा? आपका 10, अर्थात 10 kg पर गुरुत्व बल ज़्यादा लग रहा है या 2 kg पर कम लग रहा है। तो जितना भारी होगा वो गुरुत्व बल पर निर्भर करता है। ओके, अगर गुरुत्व बल नहीं लगता ना तो माउंट एवरेस्ट के ऐसे अंगुली से खसका दिया जाता है। माउंट एवरेस्ट के अंगुलिया से इसे खसका जाता था, खसका जाता, गुरुत्व ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता। तो बात समझे? जब किसी वस्तु को विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? जानते हैं? बढ़ जाएगा। विषुवत ध्रुव से ले जाया जाएगा तो क्या होगा? उसका भार बढ़ जाएगा, वहाँ पे गुरुत्व बल ज़्यादा लगेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान होता है तब पृथ्वी के केंद्र पर साफे नहीं लगता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? गुरुत्व बल शून्य होता है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो एकदम क्या बोलते हैं? शून्य होता है, त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? तो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है कितना होता है पता है आप लोगों को? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। उगना रे
9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये क्या है जी? तो ये क्या है कि पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। पृथ्वी का अक्षांश कितना है इसी पर निर्भर ये करेगा। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के क्या होता है? तो से कम हो सकता है। क्या हो सकता है? से कम हो सकता है। कह रहा है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के क्या हो कम हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर होगा, कम हो सकता है। ओके, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ अगर सरल लिखा हो तो दोनों राशियां क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। देखिए, अगर मान लीजिए कि ग्राफ खींचे, ये ग्राफ क्या हुआ कि इस तरह से चला जाएगा, ठीक ना? तो जो दोनों राशि होगा अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात अनुक्रमानुपाती, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यदि एक व्यक्ति पटना से कोलकाता पहुंचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? विस्थापन उसका शून्य होगा। लेकिन दूरी कहा जाए तो दूरी तक कोलकाता से पटना के बीच की दूरी होगा, उसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि गया और आया तो दूरी होगा। अब विस्थापन की बात हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। किसी गाड़ी की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण क्या है? तो त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन, संवेग में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा 50 माइनस 20 कितना होगा जी? 30। 30 में 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब उसको मतलब इसी में चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ सेकंड है, तो चेंज कर दीजिएगा तो 0.83 आ जाएगा। ओके, किन दो भौतिक राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन से चरण आवश्यक है? तो देखिए, अक्षों का चुनाव भी हमको करना पड़ेगा, अक्ष का चुनाव भी करना पड़ेगा, स्केल का भी चुनाव करना पड़ेगा, कितना स्केल लेना होगा, बिंदु को भी चिन्हित करना पड़ेगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? तो तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट का लॉन्च करना, रॉकेट का उड़ना, नीचे से पूरा प्रेशर लगाता है गैस तो वो भागता है ऊपर, बंदूक से गोली का चलना, ये सब न्यूटन का थर्ड लॉ है। हम लोग जो चलते हैं तो थर्ड लॉ का ही पालन करते हैं अपने एरी तरह। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में से संबंधित बल जो होता है वो सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। जब दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी और प्रत्येक के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जानते हैं अपरिवर्तित रहेगी, कोई बदलेगा उदलेगा नहीं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आइए देखते हैं किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करेगा? पिंडों के बीच के माध्यम पर आपका निर्भर नहीं करेगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण किसका मान है? जी का मान है। किसका मान है? कैपिटल जी का। छोटका जी का पता है कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये होता है, ठीक ना? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये जी का हुआ छोटका मान, और बड़ा जी का मान हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 केजी मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए सभी पिंडों की क्या होती है? सभी पिंडों की जानते हैं त्वरण समान होता है। निर्वात यानी वैक्यूम, वैक्यूम अगर आ रहा है कोई हवा हुआ नहीं है तो दोनों साथ साथ गिरेगा, चाहे एक पाँख गिराइए और चाहे 20 किलो के कोई वस्तु को गिराइए, एक पाँख भी गिराइएगा और 20 किलो के वस्तु भी गिरेगा। जहाँ निर्वात है वैक्यूम में दोनों साथ साथ गिरेगा, क्योंकि कोई प्रतिरोध है नहीं है वहाँ पे। विराम से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसकी? तो वस्तु के गिरने में लगे हुए कुल समय के वर्ग के, वस्तु के गिरने के में लगे हुए कुल समय के वर्ग के। कार्य क्या है? कार्य क्या है जी? तो कार्य जो है ना
कार्य में केवल परिमाण होता है, कार्य में केवल परिमाण होता है। ओके, कार्य में दिशा नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए कि परिमाण भी है और दिशा भी है तो सदिश राशि है, और खाली परिमाण है तो अदिश राशि है, तो कार्य कैसी राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि इसका खाली परिमाण है। कार्य तो किसी भी दिशा में किया जा सकता है, उसका कोई दिशा थोड़ी ना होगा। समझ रहे बात को? जूल, जूल का ऐसा, जूल ऐसा ही मात्रक है। किसका ऐसा ही मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या है? जूल है। ओके, कार्य का भी जूल, ऊर्जा का भी जूल। किसी गतिशील वस्तु को का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो वेग है वो आधा कर दीजिएगा तो जानते हैं 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यही सूत्र है, इसी पर भर के बनाना पड़ेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, तो हवा में जो ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। कैसा होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ओके, अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल, एक अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल है। अभी क्या लिखा हुआ है की रचना है, जानते हैं क्या है? एक केवल एक संपीड़ित होता है। नहीं भाई, आगे देखते हैं। एक संपीड़न और विरलन से होती है, एक संपीड़न और विरलन से अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। बताइए, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, ठोस, द्रव और गैस तीनों में अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न आप कर सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे गति, अनुप्रस्थ तरंगे गति क्या? तो देखिए, श्रृंग और गर्त दोनों के रूप में होती है। श्रृंग और गर्त दोनों के रूप में अनुदैर्घ्य तरंग की गति होती है। श्रृंग में भी होती है और गर्त दोनों के रूप में होती है। ओके, बड़ा गर्म लग रहा है अभी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना, अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या में संबंध क्या है? A बराबर r/2 होता है। क्या होता है? A बराबर r/2। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब ये वाला छोटका दे दिया है, तो ये बड़ा देता है F बराबर बड़ा R, कैपिटल R देता है r/2। R मतलब क्या होता है आपका? वक्ता त्रिज्या होता है ये फोकस दूरी। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 से कम होगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो आवर्धन होगा, मैग्निफिकेशन, वो 1 से क्या होगा? कम होगा। किस दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा बनता है? तो उत्तल में। किस में होता है? उत्तल में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? देखिए, सिंपल याद रखिएगा, उत्तल 3 को से। अब देखिए, अवतल, अवतल, अवतल 4 गो में है ना, अर्थात अवतल में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत? और समतल में तो बराबर, समतल में तो समतल बराबर। हम लोग समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं मुंह नाक कान देखने के लिए। घर में जो आईना रहता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। तो फिर वही बात है, जब बिंब से बड़ा पाया गया तो क्या होगा? जब तक वस्तु है उससे दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की स्थिति रहेगा। ये स्थिति पूछ दिया है। किसी पदार्थ के लिए नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप होना चाहिए। कितना ताप होना चाहिए नाभिकीय संलयन के लिए? संलयन मतलब नाभि को एकदम मिलाने के लिए कितना चाहिए ताप? जानते हैं, 10 के पावर 7 केल्विन चाहिए। अब 1 पर 7 को 0 बैठा करके काउंट कर लीजिए कि कितना मतलब कि केल्विन चाहिए ताप। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल का। देख रहे हैं आगे, नाभिकीय रिएक्टर मतलब भट्ठी में मृदुलक। किसका? मृदुलक का। ओके, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय मतलब एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग के लायक हो जाता है, तो नवीकरणीय, रिन्यूएबल। एक बार उपयोग करने के बाद फिर नहीं मिल पाता है, उसको कहते हैं अनवीकरणीय। ओके, तो देखिए बताइए, तो इसमें कोयला तो एक बार जल जाएगा तो फिर आएगा क्या? नहीं आएगा। लकड़ी भी जल जाएगा, नहीं आएगा। पेट्रोलियम भी नहीं आएगा। प्राकृतिक गैस, ये जो नेचुरल जो गैस है ये क्या होगा कि फिर से आ जाएगा। ठीक ना, अर्थात ये नवीकरणीय है। और बाकी तीनों अनवीकरणीय है। सौर पैनल बनाया जाता है। सौर पैनल जो होता है वो बनाया जाता है क्या चीज से? तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, और अनेक सौर सेल को जोड़ दिया जाता है तो सौर पैनल बन जाता है। हम लोग सौर सेल कहते हैं, जबकि सौर वो पैनल होता है जो चरखुटवा होता है ना, जो छतों पर रखा जाता है, वो सौर पैनल होता है ना।
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? देखिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर पवन चल रहा है तबे बूझ लीजिए कि मतलब कि वहां पे पवन चक्की लगाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। अब ये भी एक बात बता दे रहे, पवनों का देश किसको कहा जाता है जानते हैं? आपको पता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को। बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है? तो कांच का ढक्कन देने का कारण क्या है? विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए, विकिरण द्वारा जो उष्मा का हानि होगा उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? कांच दिया जाता है, ऊपर वाला कांच रहता है और तब कांच से होकर के सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, भोजन बन जाता है, तलने वाला भोजन नहीं बनेगा। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान के किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या होगा? तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का तुरंत गतिशील हो जाएगा। 1 न्यूटन का बल लगाएंगे 1 kg के वस्तु पर तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उसमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु के द्रव्यमान दोनों ज्ञात हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कह सकते हैं? अब देखिए कह रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जानते हैं? उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। कोई अचर बल 0.8 kg द्रव्यमान के पिंड से 0.96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण F बराबर क्या होता है? M में होता है, ठीक ना। इसको उसमें गुना कर दिया, अच्छा करता है 48 ये आ गया, ये 0.048 है। तो अब अरे इसको दोनों को गुना कर दीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। न्यूटन होता है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? ये भी याद रख लीजिए, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ओके। एम द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार कितना होगा? एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो पृथ्वी की सतह पर भार जो होगा mg होगा। क्या हो जाएगा? mg। W बराबर क्या हो जाएगा? आपका mg हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। नॉन स्टॉप 100 एक पदार्थ, अरे बाप रे, पार्ट में एक पदार्थ जो जलने पर बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। ईंधन क्या होता है? जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण बनने वाले ईंधन को कहा जाता है तो जीवाश्म ईंधन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जीवाश्म ईंधन, यानी जीवाश्मीय ईंधन या जीवाश्म ईंधन। ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बड़ा गर्मी लग रहा है, माफी चाहेंगे, इसको तीन को वीडियो बना देंगे, ठीक ना, क्योंकि समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। आप बताइएगा कि क्या इस तरह से पढ़ाया जाए कि एकदम सरासर धराधर चले। उत्तम प्रकार का कोयला कौन है? तो उत्तम प्रकार का कोयला जो है एंथ्रासाइट है। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? तो पीट है, मतलब कि बॉडी या एंथ्रासाइट है, घटिया तो पीट। ओके, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। क्या मैं इसी तेजी से चलूं या और तेज से चलूं, ये भी आप बताइए। ओके।